हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का एक नए सेशन में, बहुत ही यूनिक सेशन में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आज हम यहाँ पर 3 टॉपिक को कवर करने वाले हैं। जो टॉपिक आपका रहेगा, एनसीएफ से सबसे ज़्यादा सीटेट में प्रश्न बनता है, आरटीए एक्ट से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनता है, और एनईपी 2020 शिक्षा नई नीति से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनता है। तो ये तीनों चैप्टर को हम कवर करने वाले हैं बस 20 मिनट में। तो आप लोग इस वीडियो को 20 मिनट दीजिए, और 20 मिनट में आपके सीटेट एग्जाम में अगर यहाँ से एक भी प्रश्न बनता है तो आप ये नहीं कहोगे बाद में कि हमारा ये प्रश्न छूट गया। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना रुके। तो आपका पहला प्रश्न है कि आरटी अधिनियम 2009 के तहत प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठचर्या और मूल्यांकन प्रक्रिया किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। यानी कि जो आरटी अधिनियम 2009 है उसकी जो पाठचर्या है, उसकी जो शिक्षा है, वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। क्या राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, या फिर स्थानीय विद्यालय प्रबंधन समितियों द्वारा, या फिर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा। तो सबसे पहले देखिए कि जो आरटी अधिनियम 2009 है, यानी कि आरटी एक्ट 2009 है, ये किसके द्वारा लागू किया गया। तो इसको लागू करने वाला आपका है एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी। आरटी अधिनियम 2009 को लागू करने वाला कौन है, तो एनसीईआरटी है। एनसीएफ 2005 को कौन लागू करता है, तो एनसीईआरटी। और आरटी एक्ट को कौन लागू करता है, भाई आपका एनसीईआरटी है। ठीक है, तो यहाँ पर जब सारी चीज़ों को एनसीईआरटी लागू करता है, आपका एनसीएफ कहाँ से आया, तो एनसीईआरटी से आया। आरटी एक्ट कहाँ से आया, तो एनसीईआरटी से आया। तो यहाँ पर जब प्रश्न बन रहा है कि आरटी अधिनियम 2009 के तहत प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठचर्या और मूल्यांकन प्रक्रिया किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन कि एनसीईआरटी, यानी कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। क्लियर। अब बात की जाती है कि एनसीईआरटी हमारा कब आया, तो एनसीईआरटी हमारा आया 1961 ईस्वी में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए कि हमारा एनसीएफ 2005 जो खूब पढ़ता है, एनसीएफ 2005 ये हमारा कहाँ से आया, इसको लागू करने वाला आपका एनसीईआरटी है। क्लियर। तो इसलिए हमारा आंसर डी ऑप्शन सही हो जाता है। ये जो हम पढ़ते हैं आरटी अधिनियम 2009, इसका हिंदी होता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का जो मुख्य उद्देश्य होता है या क्या होता है, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम ये कहता है कि भारत में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। ये बच्चों का अधिकार है। ये बात हो जाती है आपके सामान्य बच्चों की। ठीक है, आरटी एक्ट ये कहता है कि भारत में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। ठीक है, सामान्य बच्चों को। और जब आ जाता है दिव्यांग बच्चों की बारी, तो भाई यहाँ पर ये कब से कब तक शिक्षा प्रदान की जाती है। जब सामान्य बच्चों की बात की जाए तो 6 से 14 वर्ष। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के। और जब दिव्यांग बच्चों की बारी आ जाए तो 6 से 18 वर्ष। यानी कि इस अधिनियम का उद्देश्य है कि भारत में जो जितने भी दिव्यांग बच्चे हैं उनको 6 से 18 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। ठीक है, सामान्य बच्चों को 6 से 14 वर्ष और दिव्यांग बच्चों को 6 से 18 वर्ष। याद रखेंगे आप लोग। ठीक। प्रश्न नंबर 2 है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम देश भर में लागू हुआ। हम पढ़ते हैं आरटी 2009। ठीक है, आरटी 2009 ही तो पढ़ते हैं, क्योंकि ये आरटी 2009 में आया। लेकिन ये लागू कब हुआ, तो लागू हुआ आपका 1 अप्रैल 2010। ठीक है, 1 अप्रैल 2010 है आपका ए ऑप्शन लागू हो, सॉरी ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम देश भर में लागू कब हुआ, तो ये हुआ 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। क्लियर। प्रश्न नंबर 3 है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा जिसको बोलते हैं
एनसीएफ 2005। एनसीएफ का फुल फॉर्म होता है, हिंदी होता है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा, ठीक है। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार बच्चों के स्तर पर शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए, यानी कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के स्तर पर शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए। भाई बताइए क्या होना चाहिए एनसीएफ 2005 के अनुसार। आप लोग अगर जो है इसका फैक्ट सहित वीडियो आप देखे होंगे, जो बच्चे देखे होंगे वो इसका आंसर कर पा रहे होंगे आसानी से बहुत जल्द, तो वहाँ पर फैक्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन है कि विषय की मूल अवधारणाओं की समझ विकसित करना, विषय के मूल सिद्धांतों को याद करना, ठीक है। एनसीएफ जो है रूट लर्निंग को क्या करता है, अवॉइड करता है, ठीक। कक्षा शिक्षण को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने के लिए कौशल प्राप्त करना। तो यहाँ पर देखिए एनसीएफ 2005 जो है वो बच्चों के स्तर पर शिक्षण का मुख्य लक्ष्य कक्षा शिक्षण को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ना, यानी कि बच्चों को स्कूल से बाहर की दुनिया दिखाया जाए, बच्चों को स्कूली शिक्षा के अलावा भी उनको बाहरी शिक्षा प्रदान की जाए। तो इसलिए यहाँ पर आपको सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 4 है कि कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए कितनी दूरी की सीमा में एक विद्यालय स्थापित किया जाता है। तो ये जो आपका टॉपिक रहेगा ये रहेगा एनईपी 2020, यानी कि नई शिक्षा नीति 2020। ये जो बच्चों को कितने दूरी से स्कूल दिए जाएं, प्रदान की जाएं, कितने शिक्षक रखे जाए, ये सब एनईपी से प्रश्न बनते हैं जो कि सीटेट एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न है कि कक्षा 1 से 5 यानी कि प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है, ठीक है। प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है 1 से 5 की, कि कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए कितनी दूरी की सीमा में एक विद्यालय स्थापित किया जाएगा। अगर बच्चा विद्यालय जाना चाहता है 1 से 5 प्राथमिक स्तर में, तो उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी होनी चाहिए, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। बच्चा क्या है भाई, बच्चा है बहुत छोटा, क्योंकि बात की जा रही है प्राथमिक स्तर की। जब बच्चा छोटा है और बच्चा प्राथमिक स्तर में जाना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो बच्चों के घर से स्कूल की दूरी कितनी होनी चाहिए, तो 1 किलोमीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, तो 1 किलोमीटर होनी चाहिए। क्लियर। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और अगर आप अभी पॉइंट में देखेंगे इसको, और अगर बच्चा 6 से 8, अगर बच्चा 6 से 8 यानी कि उच्च प्राथमिक स्कूल में जाना चाहता है और वो चाहता है कि उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी हो, तो 2.5 से 3 किलोमीटर होनी चाहिए। तो आगे अभी आप देखेंगे कि कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए यानी कि प्राथमिक विद्यालय, उनके घर से विद्यालय की दूरी कितनी होगी, तो 1 किलोमीटर होनी चाहिए। क्लियर। और प्राथमिक स्तर पर 30 बच्चों पर, प्राथमिक स्तर पर 30 बच्चों पर एक अध्यापक होने चाहिए। अगर बच्चा 30 है तो अध्यापक 1 होने चाहिए, ठीक। यानी कि 30:1। यहाँ पर आप देखने को मिल रहा है आपको कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों के घर से स्कूल की दूरी कितनी होनी चाहिए, तो 1 किलोमीटर पे स्कूल होना चाहिए, ठीक। प्राथमिक स्तर का जो स्कूल होना चाहिए वो 1 किलोमीटर पे होना चाहिए। और कितने अध्यापक होने चाहिए, कितने बच्चों पे, तो 30 बच्चों पर एक अध्यापक होने चाहिए। और वो अध्यापक जो होते हैं वो साल में कितने दिन काम करेंगे, ये भी प्रश्न बनता है। तो प्राथमिक स्तर पर अध्यापक जो होंगे वो साल में 200 दिन काम करेंगे, ठीक है। कितने दिन काम करेंगे, 200 दिन काम करेंगे। ये बात की जा रही है किसकी, तो 1 से 5 की बात की जा रही है, प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है। क्लियर। अब यहाँ से 6 से 8 की बात की जाएगी कि उच्च प्राथमिक स्तर पर यानी कि 6 से 8 तक के बच्चों के लिए उनके घर से विद्यालय की दूरी कितनी होनी चाहिए, तो 3 किलोमीटर होनी चाहिए। क्लियर। अगर 6 से 8 में बच्चा जाना चाहता है तो उनके घर से विद्यालय की दूरी कितनी होनी चाहिए, तो 2.5 से 3 किलोमीटर पे होनी चाहिए। अगर ऑप्शन में आपको 2.5 से 3 मिल जाता है तो आप उसको लॉक कर दीजिए, ठीक है। तो 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। और इसमें
एक अध्यापक पे कितने बच्चे होने चाहिए? तो 35 बच्चों पर एक अध्यापक होने चाहिए। ठीक है, 35 बच्चों पर एक अध्यापक होने चाहिए, यानी कि 35:1। प्राथमिक स्तर पर 30 बच्चों पर एक अध्यापक होने चाहिए और उच्च प्राथमिक स्तर पर 35 बच्चों पर एक अध्यापक होने चाहिए। क्लियर? और उच्च प्राथमिक स्तर में अध्यापक को कितने दिन काम करना होगा साल में? तो यहाँ पर प्राथमिक में 200 दिन और उच्च प्राथमिक में 220 दिन, 20 दिन एक्स्ट्रा काम करना होगा। क्लियर? हमें लगता है कि ये आप समझ गए होंगे। तो इसलिए कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए कितनी दूरी की सीमा में एक विद्यालय स्थापित किया जाए? तो 1 किलोमीटर। अब आपका प्रश्न नंबर 5 आएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी सिफारिश करती है? यानी कि नीति 2020। क्वेश्चन में आपको कभी कभी ऐसे ही देखने को मिलेगा, तो आप लोग समझ जाइएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी सिफारिश करती है। तो बहुभाषा, भाई लॉक करिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो होती है वो बहुभाषावाद की सिफारिश करती है कि बच्चों को बहुत सी भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। जैसे आपको एक सिंपल सा उदाहरण देंगे कि आप तोरी जानते हैं? तोरी जिसको बोलते हैं तोरई। ठीक है, हम जिसको इसको जो तोरई होती है हम इसको तोरी भी बोलते हैं, तोरई भी बोलते हैं, कहीं कहीं राज्य में इसको गिलकी भी बोलते हैं और कहीं के लोग इसको और अन्य नाम से जानते होंगे। ठीक है, तो इसकी बहुत सी भाषाएं हैं कि नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल, इसकी बहुत सी भाषाएं हैं। तो इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो ये नीति 2020 है वो किसकी सिफारिश करती है? तो बहुभाषावाद की, कि बहुत सी भाषाओं का ज्ञान होना जरूरी होता है। प्रश्न नंबर 6 है कि यह नीति 2020 के अनुसार नई शिक्षा नीति के अनुसार वर्तमान नई शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली क्या है? यानी कि जो पाठ्यक्रम प्रणाली है वो कैसी है? तो आगे पहले इसको फैक्ट से यानी कि पॉइंट से आप समझेंगे तभी इसको आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो देखो ये मौजूदा प्रणाली है, पहले की प्रणाली है। ठीक है, जो पाठ्यक्रम की पहले की प्रणाली है ए है और जो प्रेजेंट में वर्तमान में प्रणाली है ए है, नई ढांचा। तो यहाँ पर देखिए 3, 2, 5 साल बच्चा किस में अपना बिताएगा? तो वो अपना आंगनबाड़ी, प्री स्कूल, बालवाड़ी, यानी कि इसमें 3 साल बच्चा आंगनबाड़ी, प्री स्कूल और बालवाड़ी में बिताएगा और 2 साल बच्चा क्या करेगा? तो फर्स्ट और सेकंड में बिताएगा। तो ये आपका 5 साल हो गया है ना, ये 5 साल आपका जाता है। मैंने यहाँ पे 5 ले लिया। उसके बाद प्लस, उसके बाद बच्चा क्या करेगा? यानी कि बच्चा प्री पढ़ेगा, आंगनबाड़ी पढ़ेगा, बालवाड़ी पढ़ेगा और प्री पढ़ेगा। तो ए 5 साल गया कि नहीं गया? ठीक है, 3 ए हो गया और फर्स्ट सेकंड ले लेंगे, 5 हो गया। यहाँ पर आप लोग समझ पा रहे होंगे ऐसे। ठीक है, ए यहाँ से देखिए ऐसे निशान बना है येलो कलर का। तो इसलिए 5 साल बच्चों का गया फर्स्ट सेकंड आंगनबाड़ी और प्री में। ठीक, उसके बाद जो 3 साल है आप देख रहे होंगे जो ये ग्रीन कलर है, 3 साल बच्चा क्या करेगा? तो थर्ड पढ़ेगा, फोर्थ पढ़ेगा और फिफ्थ पढ़ेगा। ठीक है, ये 3 साल बच्चा क्या पढ़ेगा? तो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पढ़ेगा। क्लियर? उसके बाद बच्चा क्या करेगा? तो उसके बाद जो रेड है ये भी कितने वर्ष का है भाई? 3 वर्ष का है। 3 वर्ष बच्चा और क्या करेगा? तो 6 पढ़ेगा, 7 पढ़ेगा और 8 पढ़ेगा। ठीक, 3 साल और बच्चा क्या करेगा? 6, 7 और 8 पढ़ेगा। और यहाँ पर लास्ट में आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है, इसका ये ब्लू है कलर, कि 4 वर्ष बच्चा क्या करेगा? तो 4 वर्ष बच्चा पढ़ेगा 9, 10, 11 और 12। ठीक है, तो इसलिए एक मिनट अच्छे से लिख देते हैं। पहले 5 वर्ष, उसके बाद 3 वर्ष, उसके बाद 3 वर्ष, उसके बाद 4 वर्ष। ठीक, 5 वर्ष बच्चा फर्स्ट सेकेंड प्री में बिताएगा अपना। उसके बाद 3 वर्ष वो 3, 4, 5 को पढ़ेगा और उसके बाद 3 वर्ष वो 6, 7 और 8 को पढ़ेगा। उसके बाद 4 वर्ष वो 9, 10, 11, 12 में जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका भाई नया ढांचा पाठ्यक्रम का क्या है? तो 5+3+3+4, यानी कि फंडामेंटल स्टेज होगा, जो मल्टी लेवल प्ले स्टेज रहेगा। 5 वर्ष बच्चों का प्ले स्टेज रहेगा
और 5 वर्ष बच्चों का जो रहेगा वो रहेगा जैसे कि पढ़ाई, खेल कूद जुड़ी खोज परक एक इस जो है बेस्ट और लर्निंग में बीत जाएगा उनका 3 वर्ष, जो कि 3, 4, 5 पढ़ेंगे। उसके बाद उनका रहेगा कि मैथ, साइंस, आर्ट, सोशल साइंस और ये जो एक्सपेरिमेंट होता है वो उनका 3 साल हो जाएगा, मिडिल स्टेज जिसको बोलते हैं। और उसके बाद सेकेंडरी स्टेज, जो लास्ट में जो पढ़ेगा 9, 10, 11, 12 उनका होगा वह सेकेंडरी स्टेज। ठीक है, तो नया ढांचा ये है कि नए ढांचे में 5 + 3 + 3 + 4 में वो आंगनबाड़ी रहेगा और प्री स्कूल रहेगा, और 3 वर्ष जाएंगे, जबकि 12 साल स्कूल में, यानी कि 12 साल तो स्कूल में जाएंगे उनके। कौन कौन से? तो 4 वर्ष, 3 वर्ष, 3 वर्ष। ठीक है, ए यानी कि कक्षा 3 से 5, 6 से 8 और 9 से 12, ये 12 साल तो उनके स्कूल में जाएंगे। ठीक है, 12 साल कहाँ जाएंगे? तो उनके स्कूल में जाएंगे। और जो ये कहाँ गया भाई, 3 साल जो जाएंगे ये इनकी कहाँ जाएंगे? तो प्री में जाएंगे। क्लियर? कितना हो गया? 15 हो गया कि नहीं? तो इसलिए 5 + 3 + 3 + 4, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा भाई? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 5 + 3 + 3 + 4। तो एनईपी 2020 के अनुसार वर्तमान नई शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली क्या है? तो 5 + 3 + 3 + 4। क्लियर? हमें लगता है समझ गए होंगे आप लोग। प्रश्न नंबर 7 है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सत्य नहीं है, यानी कि यहाँ पर निगेटिव वाला आपको ढूंढना है कि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है। सही है भाई, बच्चे स्वभाव से सीखने हेतु प्रेरित होते हैं, ये भी सही है। सभी बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह सीखते हैं, ये तो नहीं लग रहा भाई सही, यही हमें गलत लग रहा है। ठीक है, यही हमें गलत लग रहा है। स्कूल के भीतर बाहर दोनों जगह सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है, ये भी सही है। ऐसा नहीं है कि बच्चा स्कूल में सीखता है, बच्चा अपने घर से भी तो सीखता है। ठीक है, वो जो मातृभाषा सीखा वो कहाँ से सीखा? अपने घर से ही तो सीखा है। तो इसलिए स्कूल भीतर बाहर बच्चा हर जगह कुछ ना कुछ सीखता है। तो यहाँ पर सभी बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह सीखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सभी बच्चे एक ही तरह से सीखते हैं। जब बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते, सभी में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, तो सभी में लर्निंग भी भाई डिफरेंस होगी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी विकल्प। प्रश्न नंबर 8 है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए, समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, अधिगमकर्ताओं में गहन चिंतन का विकास करना चाहिए, या फिर अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए। तो हमारा जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होता है वो होता है क्या? खोज, अन्वेषण। ठीक है, गहन चिंतन और समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए। लेकिन ये जो केवल है ये आपका क्या है भाई? ये तो आपका गलत है ना, ये आपका क्या है? निगेटिव है, पॉजिटिव तो है नहीं। तो हमारा सही क्या होगा? दूसरा, तीसरा और चौथा ये विकल्प को लॉक कर देंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा हमारी समस्या समाधान पर केंद्रित होनी चाहिए, अधिगमकर्ता के गहन चिंतन के विकास पर होनी चाहिए, अन्वेषण पे होनी चाहिए, खोज आधारित होनी चाहिए। क्लियर? लेकिन पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित नहीं होनी चाहिए, कि जो पहले से निर्धारित है वही विषय वस्तु होनी चाहिए। अगर पहले से निर्धारित विषय वस्तु हमारी होती तो यहाँ पर आप लोग देखे होंगे कि इसमें बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ है। जब आप लोग पढ़ते थे तो आप लोग, जब हम लोग के टाइम में जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग आंगनबाड़ी नहीं गए हैं। ठीक है, आंगनबाड़ी हम नहीं पढ़े हैं, सीधा डायरेक्ट फर्स्ट में। अब प्री और आंगनबाड़ी अब चला है, तो इसमें नए ढांचे में परिवर्तन तो हुआ है ना भाई। तो यहाँ पर देखिए एनईपी 2020 जो होती है वो रटकर अधिगम करने को बढ़ावा नहीं देता है। ठीक है, केवल पाठ आधारित विषय वस्तु के आधार पर अधिगम को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पर ये भी गलत होगा ना भाई, ये क्योंकि केवल आया है कि विषय वस्तु पर आधारित ना हो, यानी कि निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद वास्तविक जीवन के अनुभव से सीखने पर बल देता है, ये तो सही है। ये पॉइंट था, नोट कर लीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 9 है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का सही और पूरा नाम क्या है? एकदम
जबरदस्त प्रश्न है आपका कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का सही और पूरा नाम क्या है। हम हमेशा पढ़ते हैं आरटी एक्ट, ठीक है, आरटी एक्ट हमेशा पढ़ते हैं 2009। इसको हमेशा कहते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, आरटी एक्ट 2009। लेकिन इसका पूरा नाम क्या, हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसका पूरा नाम क्या है। अगर क्वेश्चन आ जाए तो क्या लॉक करोगे आप? तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, या फिर 2010 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2010 है, या फिर निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है। तो देखो ये 10 वाला तो आपका कट ही जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, तो इसलिए यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। भाई बालक की शिक्षा की तो बात की जा रही है कि बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को, तो इसलिए बाल शिक्षा जिसमें हो उसी ऑप्शन को आप लोग लगाइएगा। क्लियर। अब प्रश्न नंबर 10 है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार डॉट डॉट का प्रयोग डॉट डॉट को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए। ठीक, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कंठस्थी करे तो भाई ये कट ही जाएगा, ये नीपी भी रटने पर बल नहीं देती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या सही होगा, यहाँ पर आपका ए भी सही गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रत्यास्मरण होता है। प्रत्यास्मरण का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को दोबारा से याद करना, रिकॉल करना। ठीक है, तो ये भी आपका कट जाता है। तो ये जो सी विकल्प है यही सही हो जाएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अनुभव जनित अधिगम का प्रयोग और समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए। ठीक, तो दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए भाई। अगर आज सेशन में पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही वीडियो को शेयर कर दीजिए। प्रश्न नंबर 11 है कि आरटी एक्ट 2009 के बारे में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि आपको निगेटिव वाला देखना है कि कौन सा कथन असत्य है। यह अधिनियम लागू होते समय जम्मू कश्मीर राज्य में नहीं हुआ था, पूरे भारत देश में हुआ था, सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़ के। ठीक है, तो ये आपका क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि बात सही है कि यह अधिनियम लागू होते समय जम्मू कश्मीर राज्य में नहीं हुआ था। ठीक है, यह अधिनियम राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिश पर लाया गया, बिल्कुल सही। इस अधिनियम में छात्रों के अधिकारों के साथ साथ शिक्षकों और सरकार के दायित्व भी निर्धारित किए गए हैं। यह अधिनियम 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करना है। तो भाई देखिए 6 से 18 वर्ष की बात की जा रही है, तो दिव्यांग बच्चों के लिए। ठीक है, दिव्यांग बच्चों के लिए, लेकिन निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा तो प्रदान की गई है, तो इसलिए आपका सी ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत, बाकी सब सही हैं। प्रश्न नंबर 12 है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए। अगर राष्ट्रीय या नीति 2020 के लिए अगर हम किसी बच्चों का आकलन कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट सिद्धांत क्या होगा, तो मुख्य रूप से रटने के कौशलों का परीक्षण करना। हमने इतना पेडागोजी के इतने प्रश्नों की वीडियो बनाई है और टैग वर्डों की वीडियो बनाई है कि मतलब आप लोग अगर देखे होंगे तो रटना जैसे ऑप्शन को तुरंत देखते ही काट देना। ठीक है, केवल वाले को काट देना कि केवल विषय। सभी विद्यार्थियों के लिए उनके सीखने और विकास का अनुकूलन करना। विद्यार्थियों का वर्ष के अंत की परीक्षाओं के माध्यम से केवल संज्ञानात्मक ज्ञान का आकलन करना। बताइए होगा कौन सा सही होगा, बताइए। हमने सारा काट दिया, अब बताइए कौन सा सही होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका जो सही होगा, यहाँ पर तो आपका टैग वर्ड काम करेगा ना। तो यहाँ पर देखिए रटना है, रटना क्या है आपका निगेटिव है, यहाँ पर केवल है निगेटिव है, लेकिन क्या सी भी गलत है? सी तो नहीं गलत है ना, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें क्या है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो इसलिए आपका ये गलत नहीं होगा। विद्यार्थियों का वर्ष के अंत की परीक्षाओं के माध्यम से केवल संज्ञानात्मक ज्ञान का आकलन करना। हमने कहा कि ग्रेड लेवल पे आपको कभी भी आकलन नहीं करना है, तो इसलिए आपका यही सही होगा सी विकल्प कि सभी विद्यार्थियों के लिए उनके सीखने और विकास का अनुकूलन करना, समायोजन करना, यही बेस्ट है। प्रश्न नंबर 13 है कि एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत महत्व दिया गया है। किसको महत्व दिया गया है भाई गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत?
तो शिक्षित एवं अभिप्रेरित शिक्षकों को, बालकों के लिए कई ज्ञान संदर्भ में संरचित अनुभवों को, बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार के लिए, या फिर भौतिक संसाधनों को। तो किसको बताइए? तो यहाँ पर आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो बालकों के लिए ज्ञान संदर्भ में संरक्षित अनुभव को जो है महत्व दिया गया है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? तो केवल तो काट दीजिए, ठीक है। राष्ट्रीय पाठचर्या की मानवीकरण पर, बच्चों के स्मरण पर, याद करना तो सबसे ज़्यादा निगेटिव है ना। तो इसलिए आपका सही कौन होगा? तो आपका हो जाएगा भैया बहुत अच्छा कि लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम। तो इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है लचीला बहुस्तरीय शिक्षा अधिगम पर आधारित बल देती है। प्रश्न नंबर 15 है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम के लिए, यानी कि किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है? कौन? तो एनईपी 2020 किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है? तो संरचनावादी व्यवहारवादी पर, रटने पर आधारित अधिगम, अवधारणात्मक समझ पर, या फिर खोजबीन आधारित अधिगम, ड्रिल और अभ्यास, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन। तो देखिए जो आपका सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा वही आपका सही होगा। तो जो ये नीति 2020 है वो खोजबीन आधारित अधिगम पर और ड्रिल और अभ्यास उपागम पर बल देती है। तो इसलिए आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है कि भारतीय संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बालकों की शिक्षा एक मौलिक अधिकार है? बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है और पूछा भी जाएगा कि 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान तो है, लेकिन किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो हमेशा मारिएगा अनुच्छेद 21A, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आरटी एक्ट 2009 के बारे में असुमेलित है, यानी कि क्या है भैया? गलत है, ठीक। तो कक्षा 1 से 5 तक के लिए जो विद्यालय होने चाहिए वो 1 किलोमीटर के दायरे में होने चाहिए। सॉरी यहाँ पे 1 है भाई, ये 1 है, पूर्ण विराम नहीं है, आप लोग समझ लीजिएगा, समझदार बच्चे हैं। तो कक्षा 1 से 5 तक के लिए जो विद्यालय होनी चाहिए वो 1 किलोमीटर के दायरे में होने चाहिए, बिल्कुल सही है। माता पिता की बाध्यता होगी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करें। प्रारंभिक विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा आती है, ठीक है। थाना जो है 12 के तहत निजी विद्यालयों में 25% सीट आरक्षित व दुर्बल वर्ग के लिए हैं, सही है, ठीक है। अब आप लोग कहोगे कि ये जो सी ऑप्शन है प्रारंभिक विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा आती है, तो बिल्कुल 1 से 5 और 6 से 8 ये जो शिक्षा होती है आपके प्रारंभिक विद्यालय में ही आती है। तो आपका ये कौन सा विकल्प गलत हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा बी विकल्प गलत। ये बाध्यता क्या होती है? बाध्यता क्या होती है? माता पिता की बाध्यता होगी कि बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करें। अरे भाई, माता पिता की कैसी बाध्यता? तो यहाँ पर बच्चों का अधिकार है कि उनको प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जाए, बाध्यता नहीं, उनको बाध्य नहीं करना है ना। तो यही क्या हो जाएगा? यही ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। सॉरी, यही ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा भाई, और गलत पूछा है तो यही सही होगा आपका। नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग? नहीं समझ पा रहे हैं? एक बार फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर पूछा गया है कि आरटी 2009 के तहत ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो गलत है, ठीक है। आपको गलत वाला ढूंढना है, कौन सा है जो गलत है। तो कक्षा 1 से 5 तक का जो विद्यालय होता है, यानी प्राथमिक लेवल का, प्राथमिक स्तर का जो विद्यालय होना चाहिए वो बच्चों के घर से, यानी घर से 1 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। तो ये क्या है आपका? सही है, ठीक। माता पिता की बाध्यता होगी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करें, तो यही आपका क्या है? गलत है भाई, यही आपका क्या है? गलत है। क्योंकि माता पिता की कैसी बाध्यता? बच्चों का अधिकार है उनको प्रारंभिक शिक्षा लेने की। तो माता पिता की बाध्यता, जो बाध्यता शब्द है ना, यही क्या है आपका? गलत है।
और प्रारंभिक विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा आती है। तो बिल्कुल ये जो प्रारंभिक जो शिक्षा होती है 1 से 5, 6 से 8, ये प्रारंभिक विद्यालय में आती है। और ये निजी विद्यालयों में 25% फीस सीट आरक्षित और दुर्बल वर्ग के लिए, ये भी आपका सही है। तो यही आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 18 है कि नई शिक्षा नीति स्तंभों पर आधारित या नीति 2020 में कितने स्तंभ है? आप लोग कहोगे 5 हैं, फटाफट आप 5 लगा दोगे। अगर आप भ्रम में भी लगाते हो तब भी आपका ये 5 सही हो जाएगा, ठीक है। अगर आप भ्रम में भी लगाते हो तब भी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि आप जो 5 लगाने की बात कर रहे हो ना, ये पाठ्यक्रम निर्धारित है। जो आपने अभी आप पढ़ा कि आपका 5 साल किस में जाएगा, 3 साल प्री में जाएगा, 2 साल आपका जाएगा फर्स्ट और सेकंड में, उसके बाद 3 साल आपका जाएगा जो आप 3, 4, 5 पढ़ोगे इसमें जाएगा। तो यहाँ इसकी बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर बात की जा रही है कि नई शिक्षा नीति स्तंभों पर आधारित है। जो नई शिक्षा नीति है वो कितने स्तंभों पर आधारित है, ठीक है। तो यहाँ अगर आप फैक्ट देखेंगे, पॉइंट देखेंगे तो हमें लगता है समझ पाएंगे। तो जो ये नीति 2020 है वो 5 स्तंभों पर आधारित है, जिसमें आपका आता है पहुँच, क्षमता, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही, ठीक है। अब आप कहोगे ये क्या है भाई, नई शिक्षा नीति है। तो इसमें देखो, इसमें बताया गया है नई शिक्षा नीति में कि किसी भी, पहला है पहुँच, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी स्थान का हो, किसी भी पंथ का हो, तो उसको इन सब चीज़ों, इन सब के बावजूद भी उनको प्रारंभिक शिक्षा उन तक पहुंचाई जाए, ठीक है। इसको आप अपने शब्दों में समझिए कि अगर बच्चा किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, तो इससे कोई मतलब नहीं है, उन तक शिक्षा पहुंचाई जानी चाहिए, ठीक है। तो पहला है पहुंच। दूसरा होती है क्षमता। दूसरा क्या है, क्षमता, कि छात्रों को व्यक्तिगत सहायता प्रदान की जाए। अगर छात्रों को किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत सहायता की ज़रूरत है तो उन तक उनको पहुंचाई जाए, लेकिन उनको ज़रूरी है कि शिक्षा। तीसरा है गुणवत्ता, कि सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए, ठीक। चौथा आपका है वहनीयता, कि 3 से 18 साल के छात्रों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए, ठीक। और ये जवाबदेही क्या है कि बच्चा अगर स्कूल में सफल होता है, सफल नहीं कह सकते, अगर बच्चा स्कूल में असफल होता है किसी कारण से, तो अध्यापक को उसका जवाब देना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं जवाबदेही। तो क्लियर। तो जो ये नई शिक्षा नीति है ये 5 स्तंभों पर आधारित है, क्लियर। अब प्रश्न नंबर 19 है, इनमें से कौन पाठचर्या एनसीएफ 2005 मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है? तो ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, ये तो भाई क्या है, पॉजिटिव है। हमें चाहिए क्या, निगेटिव चाहिए। क्वेश्चन निगेटिव, आंसर निगेटिव। पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त कराया जाए, बिल्कुल। अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, बच्चों को चंद्रमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना, पॉजिटिव। तो यही विकल्प हमारा क्या है, निगेटिव है, यही हमारा लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। किसकी बातचीत की गई है? तो ज्ञान का विकास किया जाए, शिक्षण के लिए सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए, शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र होने पर, विद्यार्थी केंद्र से अध्यापक केंद्र पर, है। हमारी जो शिक्षा है वो कैसी है भाई, बाल केंद्रित है, बालक को केंद्र में रहकर आप शिक्षा दीजिए। तो ए ऑप्शन, यानी बी और सी तो कट जाएगा, इसलिए ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है कि एनसीएफ 2000 किस प्रकार की प्रणाली को प्रोत्साहित करता है? एनसीएफ 2005 है, वो किस प्रकार की शिक्षा की प्रणाली को प्रोत्साहित करता है? तो हमें पढ़ना ही नहीं है, समावेशी शिक्षा लगा दीजिए। प्रश्न नंबर 22 है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। कब से कब तक, कितने वर्ष से कितने वर्ष के बच्चों का? तो आपको ये देखना है, आपको यहाँ तक आपको नहीं पढ़ना है, ये यहाँ तक आपको नहीं पढ़ना है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम ये आपका है, क्या है, आरटी एक्ट, जिसका हिंदी होता है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम। अभी आपने पीछे पढ़ चुका है कि इसका पूरा नाम है। अब आपको यहाँ से देखना है कि आरटी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। कब से कब तक? तो 6 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चों तक, 3 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चों के, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, फिर 6 वर्ष से 22। तो हमने अभी कहा कि जब सामान्य बच्चों की बारी आती है तो इसमें क्या आते हैं,
सामान्य बच्चे, ठीक है। और जब दिव्यांग की बारी आती है, दिव्यांग बच्चे, तो आईटी 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है 6 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चों के लिए, ठीक। यहाँ पर आप अगर 6 से 14 वर्ष लगाएंगे तो आपका आंसर तुरंत गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको दिव्यांग शब्द दिख रहा है। जब दिव्यांग शब्द दिख रहा है तब आप 6 से 18 वर्ष लगाएंगे, और जब ये दिव्यांग शब्द नहीं रहेगा और पूछा जाएगा कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या सुनिश्चित करता है, तब आप लगाएंगे 6 से 14 वर्ष। क्लियर। फिलहाल यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। प्रश्न नंबर 23 है भाई कि आरटी एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना होगा, ठीक है। प्राथमिक विद्यालय में प्राथमिक अध्यापक को यानी कि शिक्षकों को सप्ताह में कितने घंटे काम करने की योजना बनाकर चलना होगा, तो भाई 45 घंटे। सप्ताह में एक अध्यापक को प्राथमिक स्तर पर 45 घंटे काम करना होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 24 एक बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए लागू है। अगर ऐसा प्रश्न आता है तब आप क्या लगाएंगे, तब आप लगाएंगे 6 से 14 वर्ष। क्लियर। प्रश्न नंबर 25 एक शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता। किसके लिए लागू नहीं होता? निःशक्त बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ग आयु के बच्चों के लिए, 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए, बच्चों की नियमित उपस्थिति पे। तो यहाँ पर देखिए हर जगह यहाँ 6 से 14 वर्ष के बच्चों की बात की गई है, 6 से 18 वर्ष के बच्चों की बात की गई है, लेकिन 14 से 18 वर्ष के बच्चों की बात नहीं की गई है आरटी एक्ट में। तो हमें लगता है कि सी विकल्प यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। एक बार यहाँ पर इस चीज़ को हम बताने की फिर से कोशिश करेंगे कि प्राथमिक विद्यालय में एक अध्यापक को सप्ताह में कितने घंटे काम करना होगा, तो 45 घंटे काम करना होगा। और कितने बच्चों को पढ़ाना होगा एक अध्यापक को, तो 30 बच्चों पर एक अध्यापक होने चाहिए। क्लियर। और स्कूल से प्राथमिक स्तर पर घर से स्कूल की दूरी कितनी होनी चाहिए, तो हर 1 किलोमीटर के दायरे में एक प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए। क्लियर। तो ये थे दोस्तों आज के कितने क्वेश्चन भाई, 25 क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताना कि आपने यहाँ से कितना स्कोर किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागी एक्सपर्ट क्लासेस।